ऐसा तो मुझे लगता है कि रवीश कुमार को भी एनडीटीवी से जब चाहे तब निकाल के फेंक दिया जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, समझो। पहले रवीश कुमार अपनी रिपोर्ट से लोगों के अंदर, अपने व्यूअर के अंदर यह विश्वास पैदा करने में सक्षम हैं कि अभी भी पत्रकारिता में ताबूत की आखिरी कील अब बस वही है। बिना डरे जर्नलिज्म करना उनका एक सबसे बड़ा ट्रेट है। अब आपको एक असली खबर बताता हूं। भास्कर की अडानी ग्रुप पर रिसर्च रिपोर्ट पहले पब्लिश की जाती है, आज वेबसाइट पे नहीं है। रिपोर्ट एक्सपायर हो गई, आर्काइव में तो मिलती, वहां पर भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो किसी दिन अडानी की कहानी रवीश के जुबानी कार्यक्रम रवीश करने लगेंगे तो नतीजा उनके प्रतिकूल, यानी कि उनको अच्छा ना लगने वाला नतीजा आएगा, ये उनको पता होगा। क्या कहती जनता? बिल्कुल ऐसा ही तो होगा। वो क्या रिपोर्ट थी, कैसी रिपोर्ट थी, एनडीटीवी में बैठ के रवीश कुमार बताएंगे? नहीं बताएंगे। पहले रिपोर्ट समझ लो, फिर मुझे आप बताना। हुआ ये दोस्त कि दैनिक भास्कर ने 15 सितंबर को अपने वेबसाइट पर एक रिसर्च खबर को प्रकाशित या पब्लिश किया था। अडानी ग्रुप के शेयर तकरीबन 1100% बढ़े। यह खबर 16 सितंबर को वेबसाइट से हटा ली जाती है। क्यों हटा ली जाती है मुझे पता नहीं, लेकिन क्या था रिपोर्ट में यह मुझे जरूर पता है। रिपोर्ट में यह कहा गया था कि नेटवर्थ के मामले में एलन मस्क और जेफ बेजोस के बाद दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। कौन? गौतम अडानी। मगर इस खबर के साथ ही उनके ग्रुप पर कुल जो कर्जा है वो 2.2 लाख करोड़ से बढ़कर के 2.6 लाख करोड़ होने की खबर भी उतनी ही चर्चा में रहती है, उस पर बात होनी शुरू हो जाती है। क्रेडिट साइट्स इसके अनुसार अडानी कंपनी का जो कुल कर्ज है ना वो 2.2 लाख करोड़ था, मगर सीमेंट कंपनी होलसिम के भारतीय ऑपरेशन खरीदने में 40,000 करोड़ के निवेश के बाद ये जो कर्जा होता है ना ये बढ़कर के 2.6 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है। अब क्रेडिट साइट्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बढ़ते हुए कर्ज पर चिंता जाहिर की और एक तरह से विश्लेषण पेश करने की कोशिश की। क्रेडिट साइट्स ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की आशंका बिल्कुल जाहिर कर दी थी, अगर अडानी ग्रुप ने कर्ज लेकर के निवेश करने की अपनी रणनीति को अगर जल्दी नहीं बदला तो वह कर्ज के जाल में फंस सकती है। अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों में से 6 का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। अगर कंपनी को कारोबार में कर्ज की वजह से एक भी झटका लगता है तो शेयर बाजार पर इसका असर जो है वो पड़ना बिल्कुल तय है। अब जो जितने भी जो विशेषज्ञ हैं ना वो एक चीज कहते हैं, देखो हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा 2 चीजों को लेकर के। वो ये कहते हैं कि देखो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को अगर आपको समझना है, जांचना है, तो उसके लिए आप मार्केट कैप को मत देखिए कभी भी, आप रेवेन्यू को एक बेहतर पैमाना बनाइए इन्वेस्टमेंट करने का। किसी व्यक्ति का नेटवर्थ निकालने के लिए उसकी खुद की आय और उसके अपने नाम पर जो भी संपत्तियां हैं उनकी कीमत का टोटल निकाला जाता है। फिर इस अमाउंट में वह कर्ज या फिर वो लायबिलिटी घटाई जाती है जो उसके नाम पर है। समझिए यही खेल है, उसके नाम पर है। गौतम अडानी के नेटवर्थ के लिए उन्होंने अपनी कंपनी से मिलने वाले तनख्वाह, उनके नाम पर लिए गई गाड़ी, प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट, ये सभी की जो कीमतें हैं ना वो उनकी कीमत में जोड़ ली जाएंगी। साथ ही उन शेयर्स की भी कीमत जोड़ ली जाएंगी जो उनके नाम पर है। हालांकि जब कर्ज और लायबिलिटी की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ वही कर्ज या फिर लायबिलिटी गिने जाएंगे जो उनके व्यक्तिगत खुद पर होंगे। और आपको पता है कि अडानी ग्रुप का कर्ज कंपनी का होता है, गौतम अडानी का निजी कर्ज तो होता नहीं है। यही वजह है अभी हाल ही में फॉर्च्यून मैगजीन अपनी ग्लोबल 500 लिस्ट में कंपनियों की जब रैंकिंग दे रही थी वो रेवेन्यू के आधार पर देती है। और आपको चौंक जाना चाहिए सुनकर के कि दुनिया के तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति की एक भी कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में नहीं है। भारत की 9 कंपनियां इस लिस्ट में शामिल हैं और इस सब में सबसे आगे कौन सी कंपनी है? LIC, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वाली। बात तो देखो दोस्त ये है कि अडानी समूह की कंपनियों के शेयर्स पिछले 2 सालों में फैक्चुअल बात है 1100% की ग्रोथ कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा ग्रोथ है। इसमें अडानी एंटरप्राइज 730%, अडानी ट्रांसमिशन 500% से भी ज्यादा, अडानी पोर्ट्स 95% से भी ज्यादा ग्रोथ पा चुके हैं। अगर आप इसी दौरान BSE में देखेंगे ना, सेंसेक्स सिर्फ 40% ही बढ़ा है। शेयर में इन ग्रोथ की वजह से कंपनियों का जो मार्केट कैप है ना वो कई गुना बढ़ जाता है। ये इन कंपनियों के रेवेन्यू से कई गुना बड़ा हो जाता है। इससे अडानी का जो एक्सपेंशन है वो काफी ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है। आपको दोबारा से क्रेडिट साइट्स की रिपोर्ट को मैं याद दिला देता हूं, चिंता याद दिला देता हूं, जिसमें क्रेडिट साइट साफ तौर पे कहती है कि अगर कंपनी में प्रमोटर्स ज्यादा पैसा लगाने की बजाय कर्ज के भरोसे ही कारोबार बढ़ा रहे हैं और अगर अडानी की कंपनियां
डूबती हैं तो उन लाखों करोड़ों निवेशकों का क्या होगा जिन्होंने इनके शेयर में निवेश किया हुआ है? धड़ाम, सब राख हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ये तो उनकी चिंताएं हैं। इस तरह के विश्लेषण सोशल मीडिया पे चल रहा है। इस रिपोर्ट को डिलीट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, अगर आप पता है मुझे बता देना। एक फैक्चुअल बात, जब नोटबंदी की गई थी ना, तब 2016 में अडानी की जो नेटवर्थ थी वो महज 3.5 अरब डॉलर। सितंबर 2022 में अडानी की संपत्ति 155.2 अरब डॉलर है। ये बहुत बड़ी हाइक है। नोटबंदी वाले साल 31 मार्च 2016 तक देश में कुल 16,415 करोड़ रुपए लिक्विडिटी यानी कि नकदी के तौर पर प्रचलन में थे। 2022 में आरबीआई ने तो बोल दिया कि भैया इस समय 31 मार्च 2022 को 31.05 लाख करोड़ रुपए की नकदी सर्कुलेशन में आ गई है। मतलब 6 सालों में लगभग 2 गुना जो पैसा है, जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो आरबीआई ने छाप दी और वो सर्कुलेशन में भी आ गई। पैसा आपके पास पहुंचा। बताइए, जो काम 70 सालों में कांग्रेस करती आ रही थी, 6 सालों में मोदी जी ने कर दिया। और इतना धन आखिर कहां गया? पिछले 6 सालों से महंगाई बढ़ रही है और तनख्वाहें आपकी कितनी बढ़ी हैं? कम हो रही है ना। देश के जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ा है, कम हो रहा है ना। 2015-16 के दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट 8.01% के आसपास थी और अब उसकी आधी से भी कम हो गई है। तो आखिर जो नोट छापे गए थे वो किसके पास जमा हो रहे हैं? तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही है? महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है? हमारे और आपके पास तो पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। आज भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर वैल्यू देखें वो 3.2 ट्रिलियन डॉलर है और अकेले अडानी की संपत्ति इसके 5% तक पहुंच गई है। मार्केट में पैसा तो दबा फेंका गया, पहुंचाया गया, लेकिन क्या आपकी जेबों तक पहुंचा? अगर इसका उत्तर ना है तो सोचिएगा जरूर यह खेल किस लिए खेला गया और कब तक खेला जाएगा। हमारे पास संसाधन नहीं है। हमारी और आपकी उम्मीदें रवीश कुमार पर हैं, एनडीटीवी पर थी। अब देखते हैं रवीश कुमार इस पर कब अपनी फुल रिपोर्ट लाते हैं। ऐसी आशा के साथ मैं अपने दर्शकों को आशान्वित रहने के लिए कहता हूं, क्योंकि एनडीटीवी में अडानी का शेयर भी है और आप यकीन माना अडानी को लेकर के मैं कवरेज मीडिया में देखता हूं तो बहुत नपी तुली में देखता हूं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे विरोध अडानी को लेकर के हो रहे हैं, तो यहां के कवरेज जब मैंने देखे तो मुझे लगा नहीं कि क्रिटिसाइज अडानी को ढंग से किया गया उनके प्रोजेक्ट को लेकर के, और उस तरीके से समझाने की कोशिश की गई कि ऑस्ट्रेलिया में जो विरोध हो रहा है, इन्वायरमेंट को लेकर जो विरोध हो रहा है, जो उनकी चिंताएं हैं, वो चिंताएं अडानी नज़रअंदाज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्या सोचना चाहिए, वो पर्सपेक्टिव यहाँ के क्रिटिकल थिंकिंग में देखने को मुझे नहीं मिले थे। मेरे पास संसाधन होते दोस्त, यकीनन मैं इसका भी विश्लेषण कर सकता था, लेकिन मजबूर हूं। लेकिन रवीश कुमार तो नहीं है। देखते फिलहाल रवीश कुमार इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं। देखते हैं रवीश कुमार कब तक रिपोर्ट बनाएंगे। पहले तो अफवाह फैला दी थी पोप इंडिया ने कि रवीश कुमार इस्तीफा देंगे, तो रवीश कुमार ने बोला इस्तीफा देने कौन जा रहा है, कोई नहीं इस्तीफा देगा। लेकिन जब ऐसी रिपोर्ट्स अगर बनेंगी या फिर चलाई जाएंगी एनडीटीवी में रवीश कुमार के द्वारा, तो शायद ये अफवाह ना बनकर सच्चाई बन जाएगी, क्योंकि 1 साल के अंदर एनडीटीवी में एडिटोरियल में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा और हमें कुछ अंतर दिखाई भी दे रहा है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर कीजिएगा, बड़ी अनुकंपा होगी आप लोगों की। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार, हैव अ गुड डे, बाय।